गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका 10वां चैप्टर चल रहा है राज्य सरकार के अंग, जिसमें है राज्यपाल। आपको मैंने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबके बारे में कि किसके क्या क्या पद हैं और क्या क्या इनको सत्ताएं प्राप्त हैं। अब इस राज्यपाल पॉइंट है आपका। राज्यपाल गवर्नर राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों का समावेश राज्य की कार्यपालिका में किया जाता है। राज्य के सर्वोच्च के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र का भारत का नागरिक राज्यपाल पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति पद तक चाहे राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है या दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। कई बार राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का कार्यभार सौंपा जा सकता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक तथा औपचारिक प्रधान होता है। वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनके विभागों का बंटवारा करता है। राज्यपाल राज्य के एडवोकेट जनरल तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श करके करता है। राज्य के विधानसभा की बैठक बुलाना, उसे भंग करना, प्रशासनिक आदेश जारी करना, विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों की स्वीकृति प्रदान करना आदि यह सत्ताएं राज्यपाल को प्राप्त है। राज्य में स्थित विश्वविद्यालय का पद के आधार पर राज्यपाल कुलाधिपति चांसलर होता है। वह विश्वविद्यालय के कुलपति वाइस चांसलर की औपचारिक रूप से नियुक्ति करता है। राज्यपाल की समस्त सत्ताओं का वास्तविक उपभोग मंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। राज्यपाल किसी भी राजनीतिक पक्ष का सदस्य हो सकता है, लेकिन राज्यपाल पद पर नियुक्ति के बाद उसे राजनीति से दूर रहते हुए तटस्थ और निष्पक्ष रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमति प्राप्त दल के नेता के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। जब विधानसभा में किसी एक पक्ष को स्पष्ट बहुमत न मिला हो, तब अलग अलग पक्षों को मिलाकर बहुमत प्राप्त पक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है तथा उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य का समग्र प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलता है, लेकिन राज्यपाल की सभी सत्ताओं का उपभोग मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल का कार्यालय नया सचिवालय स्वर्णिम भवन गांधीनगर में स्थित है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है तथा प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करवाता है। राज्य मंत्रिमंडल के 4 स्तर के मंत्री हो सकते हैं। कैबिनेट, ब राज्य कक्षा, क उप मंत्री, नायब, ड संसदीय सचिव। मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन सरकार की नीति निर्धारण एवं पारदर्शी प्रशासन तथा प्रजा लक्ष्मी विकास और प्रश्नों के समाधान के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मांगों को प्रस्तुत करता है। आपत्ति के समय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मुख्यमंत्री राज्य के विकास के संदर्भ में सरकार की नीतियों का उद्घोष, मार्गदर्शक तथा सक्षम नेता है। प्रशासनिक तंत्र या प्रशासनिक कार्यपालिका। राजकीय कार्यपालिका अलग अलग क्षेत्रों के लिए नीतियों का निर्माण करती है, जिसको व्यवस्थित कार्यक्षम रूप से पालन करवाने का कार्य प्रशासनिक कार्यपालिका करती है। प्रशासकीय अधिकारी राजनीतिक कार्यकर्ता को नीति विषयक मामलों में सलाह सूचना देते हैं। जरूरी जानकारी तथा आंकड़ीय
सूचनाएं प्रदान करते हैं। राजकीय, कार्यकारी, प्रशासकीय अधिकारियों की सूचना जानकारियों के मानने के लिए बाध्य नहीं है। नीतियां, कानून चाहे जितने अच्छे और लोक उपयोगी हो, लेकिन प्रशासकीय तंत्र द्वारा अगर उसका प्रभावशाली तथा संतोषकारक रूप से अमल नहीं हुआ तो वे अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाते। उस तरह नीति के निर्माण में और नीति के पालन करवाने के सतत चलने वाली प्रक्रिया में कार्यपालिका को प्रशासनिक तंत्र महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। अनेक क्षेत्रों में निपुण व्यावसायिक कुशलता तथा अनुभवी लोग, विशेषज्ञ संधि अधिकारियों तथा अन्य सरकार की रीढ़ के समान हैं। उनके ज्ञान, प्रशासनिक सूझबूझ, अनुभव तथा उनकी दीर्घ दृष्टि व प्रशासकीय क्षमता के कारण सरकार कार्यक्षम संचालन कर सकती है। सरकार के अंगों में राजकीय कार्यपालिका लोगों के कल्याण तथा सुखमय जीवन की चिंता तथा चिंतन करने वाले मस्तिष्क के समान है, जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका उसके हाथ पैर के समान है। दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध यह राज्य के सुशासन के पूर्व शर्त है। सरकार की सत्ता तथा प्रभाव अधिकारी तंत्र में अधिक केंद्रित होने लगा है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अप्रामाणिकता, अकार्य क्षमता, गैर रीति जवाबदारी से दूर भागना आदि प्रवृत्तियां अधिकारी तंत्र के लिए अनिष्टक कारक हैं। इसलिए इनको रोकने के लिए प्रशासन में सतर्कता, आयोग, लोकपाल या लोकायुक्त की आवश्यकता आज बढ़ी है। घूस रिश्वत की बुराई को रोकने के लिए गुजरात राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से एक अलग विभाग की शुरुआत की है तथा टोल फ्री नंबर 1823-34-44-44 जारी करके जनता की शिकायतों को सुनने की कार्यवाही शुरू की है। देश में अलग अलग राजनीतिक पक्षों की सरकार होने के कारण उनके साथ प्रशासन में राजनीतिक तटस्थता की अपेक्षा प्रशासनिक तंत्र में रखी गई है। राज्य की अनेक विकास लक्ष्य योजनाओं तथा कार्यक्रमों को अमल में लाकर सरकार की विकास यात्रा की गति को सातत्यपूर्ण रीति में जारी रखना प्रशासनिक तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्तरीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था, जिस समय वो जहाँ पर उपस्थित हो उसके समय शासन व्यवस्था क्या होती है। केंद्र सरकार की विविध जवाबदारियों के बीच एक ही स्थान के समग्र देश का संचालन करना अत्यंत कठिन और मुश्किल है। अलग अलग समस्याएं, आवश्यकताएं, अपेक्षाएं तथा विपुल जनसंख्या की अनेक आकांक्षाओं की सुचारू और स्वीकृत समाधान समयानुसार हो, इस उद्देश्य से सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। प्रशासनिक सरलता, सुगमता और मितव्ययी प्रशासन के द्वारा स्थानीय स्तर की संस्थाओं में हो उसे स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं कहते हैं। भौगोलिक प्रादेशिक विस्तारों को प्रशासनिक सरलता के लिए विभाजित करके उन्हें स्थानीय जवाबदारी तथा कार्य सौंपकर प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसके अनुसार शहरी विस्तारों में नगरपालिका, महानगरपालिका तथा महानगर निगम ये स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं। इसी प्रकार ग्राम्य विस्तारों में ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत तथा जिला पंचायत मुख्य है। स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं का प्रशासन, जिसमें ग्राम स्तर से चुनाव, मतदान, कर्तव्य, अधिकारी, जवाबदारी, प्रशासन तथा सत्ता पक्ष या विरोध पक्ष की भूमिका के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त होता है, स्व विकास का अवसर मिलता है। इन संस्थाओं में योजनाओं के अमल में कानूनों की विसंगतता के कारण निचले स्तर पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझकर ऊपरी स्तर पर उन्हें लागू करने से पूर्व योजनाओं के संदर्भ में पूरी सावधानी, निरीक्षण तथा आवश्यक सुधार के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। इसलिए स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं को लोकतंत्र की प्रशिक्षणशाला तथा प्रशासनिक सुधार का प्रयोगशाला कहा जाता है। 1992 में समग्र देश में एक समान पंचायती राज तथा शहरी स्वशासन की संस्थाएं
अस्तित्व में आई है। पंचायती राज का त्रिस्तरीय स्वरूप। ग्राम्य स्तर पर स्वशासन की संस्थाएं। ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत तथा जिला पंचायत यह त्रिस्तरीय प्रशासनिक स्वरूप है। प्रत्येक संस्था नीचे से ऊपर की ओर परस्पर संबंधों से जुड़ी हुई है। पंचायती राज में सभी स्तरों पर स्थानीय विकास कार्यों, योजनाओं तथा कल्याणलक्षी कार्यक्रमों को आर्थिक कार्यक्षम रूप से पूर्ण किया जा सके, इसके लिए उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता तथा साधन सामग्री के रूप सहायता प्रदान की जाती है। जिला पंचायत तथा उसकी विविध समितियों के अध्यक्ष होते हैं, जबकि प्रशासनिक प्रमुख जिला विकास अधिकारी डीडीओ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर का होता है। जिस जिला पंचायत का कार्यकाल जिला मुख्यालय में होता है। तालुका पंचायत के चुनाव में निर्वाचित नेता तालुका पंचायत प्रमुख कहलाता है, जबकि प्रशासनिक प्रधान तालुका विकास अधिकारी टीडीओ होता है। निचले स्तर पर ग्राम पंचायतों में सरपंच के रूप में चुना हुआ प्रतिनिधियों का नेता होता है तथा प्रशासनिक प्रमुख तलाटी कम मंत्री जो ग्राम पंचायत का प्रशासन संभालता है। गुजरात की जिन ग्राम पंचायतों में सर्वसम्मति से चुनावी का त्याग कर सरपंच की सर्वमान पसंदगी होती है, तो ऐसे गांव को समरस गांव के रूप में घोषित करके विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाते हैं। भारतीय संविधान आपको दिखाई दे रहा है भारतीय संविधान, उसमें उसके अंदर है सरकार का दूसरा अंग। कार्यपालिका दो प्रकार का है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं, ग्राम्य स्तर, शहरी स्तर, विधानसभा, सचिवालय। अब राज्यपाल मुख्यमंत्री के आता है, इस टॉपिक में आता है राजकीय कार्यपालिका। ग्राम्य स्तर पर पंचायती राज चुने हुए प्रतिनिधियों का पंचायती राज प्रमुख, उप प्रमुख, सदस्य, जिला पंचायत। जिला विकास अधिकारी, प्रमुख, उप प्रमुख, सदस्य तालुका पंचायत में। तालुका विकास अधिकारी, सरपंच, उप सरपंच, ग्राम पंचायत, तलाटी कम मंत्री, सचिव। आपका वह है शहरी स्वशासन की सत्ताएं। 74वें संवैधानिक सुधार के रूप के द्वारा शहरी विस्तारों के लिए जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। प्रथम स्तर पर नगरपालिका, द्वितीय स्तर पर महानगरपालिका तथा तृतीय स्तर पर महानगर निगम। इन तीनों स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में राजकीय कार्यपालिका में निर्वाचित बहुमति वाले भाग का नेता है जो मेयर कहलाता है तथा विविध समितियों के चेयरमैन तथा वार्ड के अनुसार चुने कारपोरेटर होते हैं। वार्ड के अनुसार कारपोरेटरों की संख्या में महिला प्रतिनिधियों तथा आरक्षित जातियों के सीटों के आरक्षण का प्रमाण बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। विविध समितियों विकेंद्रीकरण के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों के कार्यों की जवाबदारी को उठाती है। नगर आयोजन, जमीन संपादन, रास्ते, पुल, फ्लाईओवर, ब्रिज का निर्माण, पानी आपूर्ति का प्रबंध, सफाई, गटर व्यवस्था का प्रबंध, मकानों का निर्माण, पंचायती सुविधा, अग्निशामक सेवा, शिक्षण, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की उपलब्धि, संस्कृति, शैक्षणिक तथा सौंदर्यपूर्ण मनोरंजन स्थिति में शहरी विकास, श्मशान गृहों तथा कब्रिस्तानों का विकास तथा निभाव, झोपड़पट्टी विस्तार, उन्मूलन, ऐसे अनेक प्रजा कल्याणकारी तथा सुखमय जीवन से संबंधित कार्य स्थानीय शहरी स्वराज्य को संस्थाएं करती हैं। ये कार्य लोगों के पास से प्राप्त दान, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर तथा लोगों के पास वसूल किए गए टैक्स तथा यानी कर, सरकारी अनुदान से किया जाता है। महानगर पालिका के प्रशासनिक भाग का प्रमुख म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है तथा उसके अधीन तकनीकों तथा प्रशासनिकीय विशेषज्ञ, जोनल अधिकारी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी तंत्र सतत कार्यशील रहते। अगर चुने हुए भाग तथा प्रशासनिक भाग के बीच खुले मन से संकलन स्थापित करके पक्ष के हित के स्थान पर लोकहित के कार्य किए जाए तो शहरों का विकास होगा। आपका लास्ट है कार्यपालिका।
भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को सामाजिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक तथा राजकीय न्याय प्राप्त हो, ऐसे उच्च आदर्शों को स्वीकार किया गया है, जिसमें सबको विकास के लिए समान अवसर, सबके साथ समान व्यवहार द्वारा शोषण मुक्त न्यायी समाज की रचना करने का उद्देश्य संविधान में स्वीकार किया गया है। राज्य के कानूनों का नागरिकों को पालन करना है। अगर कोई नागरिक इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे सजा देना न्यायालय का कार्य है। देश के संविधान या देश का मूलभूत कानून है। देश का प्रशासन संविधान के अनुसार ही रहा है या नहीं, यह देखना न्यायालय का कार्य है। देश का कानून संविधान के साथ सुसंगत है या नहीं, उसकी जांच करने का काम भी न्यायालय का है। अगर बनाए गए कानून संविधान से सुसंगत न हो तो ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर उनसे रद्द करने की सत्ता न्यायालय को प्राप्त है। संघीय शासन में घटक यानी इकाई, राज्यों तथा केंद्र के बीच सत्ता तथा कार्यों का विभाजन किया गया है। प्रत्येक घटक राज्य तथा केंद्र सरकार अपने अपने निर्धारित कार्य क्षेत्रों में रहकर ही काम करे तथा एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। यह देखने का कार्य कार्यपालिका का है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच टकराव या मतभेद उत्पन्न हो तो उसका निवारण सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत में एक सूत्री सुग्रथित तथा रैखिक न्यायतंत्र है। न्यायतंत्र में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, बीच में राज्यों एवं उच्च न्यायालय तथा निचले स्तर पर जिला स्तर, ट्रायल कोर्ट, दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय तथा अन्य अधीनस्थ का न्यायालय होते हैं। न्यायपालिका के विषय में विस्तृत अध्ययन हम आगे के प्रकरण में करेंगे, यानी कि आगे जो पाठ हम पढ़ाएंगे आपको, उसमें आपको बताएंगे भारत की न्यायपालिका। आपका चैप्टर ही यही है। थैंक यू बच्चों।